रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा चाहिए। राम भैया ने बोला था कि वो 5 साल पहले रिटायर हुए थे, 1 करोड़ उन्होंने जोड़ रखे थे, बहुत बढ़िया से जिंदगी बीत रही है उनकी। या फिर मैंने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी, उसमें उसने बोला कम से कम 6 करोड़ रुपए होने चाहिए ताकि आपकी जिंदगी बढ़िया से चले रिटायरमेंट के बाद। अरे जिंदगी का लास्ट फेज गैस के भरोसे छोड़ोगे क्या? और सोचो अगर ये अंदाजा गलत हो जाए तो, या फिर आप सही से कैलकुलेट करोगे ताकि आप टेंशन फ्री रिटायरमेंट लाइफ जी सको। इस वीडियो में हम बेसिक रूल के साथ समझेंगे कि रिटायरमेंट के टाइम आपको कितना पैसा चाहिए ताकि सुकून से जिंदगी निकल सके। अब सबसे सिंपल रूल समझ लीजिए, रिटायरमेंट गोल आपके खर्चों से बनता है, अंदाजे से नहीं। तो सबसे पहले अपना खर्चा समझिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हर्षिता, हाउ टू नो योर मंथली एक्सपेंसेस? रिटायरमेंट गोल का बेस होता है आज का मंथली एक्सपेंस। अगर आज आपका 50,000 का महीने का खर्चा है तो यही वो आधार नंबर है जिस पर आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग टिकी है। अब बड़ा सवाल, आज का एक्सपेंस कैसे निकालें? और हर्षिता ठीक है, आज का निकाल भी लिया तो फ्यूचर का एक्सपेंस कैसे निकाल पाएंगे हम? इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। चलिए एक एक करके समझते हैं। रिटायरमेंट गोल बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है आज का एग्जैक्ट मंथली एक्सपेंसेस समझना। पर ये वही स्टेप है जहाँ पर ज्यादातर लोग गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण वो बेस नंबर गलत हो गया तो पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग गलत हो जाती है। तो अपन एग्जैक्टली समझते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। कोई भी ऐप ले लो, स्प्रेडशीट ले लो, ये भी न मिले तो एक डायरी लेके बैठ जाओ। बस अपने खर्चों को 2 बकेट्स में डिवाइड करते चलो। अब 2 बकेट कौन सी है? पहली बकेट है फिक्स्ड एक्सपेंस की। फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब चाहे कुछ भी हो, हर महीने ये खर्चा तो जाएगा ही जाएगा, इसको ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप सोचोगे इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया रेंट, EMI, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फोन या इंटरनेट के एक्सपेंसेस हो गए, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, आपके मेडिकल का प्रीमियम हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बाइक के खर्चे हो गए, कुक की सैलरी हो गई। इन सबको ऐड कर दो। ये आपकी बेसलाइन लाइफस्टाइल है, यानी कि ये कम से कम तो मुझे लगेगी जीने के लिए। तो ये खर्चे तो फिक्स्ड हो गए। अब चलते हैं बकेट नंबर 2 यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो फिक्स तो नहीं है बट हाँ जैसी मैं लाइफस्टाइल चाहता हूँ उसके लिए जरूरी है, तो उनको हम वेरिएबल खर्चों में डाल देते हैं। अगर नहीं भी होगा तो फिर भी आपकी जिंदगी चल जाएगी। अब आप सोचोगे इसमें कौन से खर्चे आते हैं? एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम बाहर खाना खाने जाते हैं, ईटिंग आउट के खर्चे, शॉपिंग का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, गिफ्ट्स, फेस्टिवल्स, एंटरटेनमेंट का खर्चा। रिटायरमेंट प्लानिंग में वेरिएबल एक्सपेंसेस इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम एक लाइफस्टाइल भी तो जीना चाहेंगे, रिटायरमेंट में मर के थोड़ा जीना है। अब नेक्स्ट सवाल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। रिटायरमेंट के बाद कुछ खर्चे शार्पली बढ़ जाते हैं और कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। एक मैंने क्लियर लिस्ट बनाई है, पूरी एक्सेल फाइल बनाई है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा अंदाजा लग ही जाएगा कि कौन से खर्चे बढ़ रहे, कौन से कम हो रहे। कुछ एक्सपेंसेस अपन इस वीडियो पे अंदर डिस्कस भी करेंगे और ये एक्सेल फाइल मैं आपको देने भी वाली हूँ। पहला कैटेगरी हेल्थ केयर और मेडिसिन। 60 के बाद डॉक्टर की विजिट, टेस्ट, टॉनिक मेडिसिन सब 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। दूसरा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे ही आप 60 के आसपास होते हो ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि अब आप रिस्की हो गए हो, तो वो आपका जो प्रीमियम है फट से स्पाइक अप कर देता है, तो ये खर्चा भी बढ़ जाता है। तीसरा खर्चा है होम हेल्थ या केयर गिवर कॉस्ट। अब आपका शरीर इतना तंदुरुस्त नहीं है ना कि आप सारे काम कर लो, तो आपको मेड की जरूरत पड़ेगी, कुक की जरूरत पड़ेगी, अगर बीमार हो तो अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारे खर्चे भी आपके बढ़ जाते हैं। चौथा यूटिलिटी बिल्स। घर में ज्यादा टाइम बिताओगे तो ऑब्वियस सी बात है बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये एक्सपेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। आपने इतनी बारीकी से शायद नहीं सोचा होगा इससे पहले। 5th है मेडिकल ट्रैवल। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना, कोई हॉस्पिटल ट्रिप्स करना, कोई थेरेपीज लेना, या फिर आपको इमरजेंसी ट्रैवल करना पड़ सकता है, या ऐसी कुछ हिडन कॉस्ट है जो कि अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, बट ये फिर भी बढ़ जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। 6th है कंफर्ट आइटम्स, जैसे हो गया बेटर मैट्रेस, रिक्लाइनर सीट, हेयरिंग एड, वॉकर। ये सारे शायद आपको लग रहा है कि सारे कौन से खर्चों की बात करें, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्या पता आपको जरूरत पड़ भी सकती है। अगर आपको लगता है तो आपको भी इंक्लूड कर लीजिए। 7th इसके बाद खर्चा है फैमिली सपोर्ट का। इंडियन पेरेंट्स है ना, बच्चों के लिए मना नहीं किया जाता, पूरी जिंदगी तो इनके लिए कमाया, अब कैसे मना कर देंगे? तो थोड़ा पैसा उनके लिए भी अलग से रख दीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। ये सब एक्सपेंसेस रिटायरमेंट में इंक्रीज होता है ना। ये जो बने हुए खर्चे सुनने में लग रहा है कि अरे बहुत सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो रिटायरमेंट के बाद नेचुरली कम हो जाते हैं या खत्म हो जाता है। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं? पहला है वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस। जब रिटायरमेंट में घर पे बैठे हो, काम पे नहीं जा रहे, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी खत्म, जैसे कि कम्यूट के, ऑफिस के क्लोथिंग के, नो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शंस, इन सब की जरूरत नहीं है, तो ये खर्चे कम हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है एंटरटेनमेंट एंड आउटिंग। अब बोलोगे नहीं ये तो नहीं बंद करने वाले, पर फिर भी असर पड़ता है। रिटायर्ड लाइफ में फ्रीक्वेंसी खुद ही कम हो जाती है, बाहर का खाना शायद पचना ही मुश्किल हो जाएगा, इतना घूमना ही मुश्किल हो जाएगा।
तीसरा प्रोफेशनल एंड बिजनेस कॉस्ट, जैसे कि हो गया लैपटॉप अपग्रेड करना, किसी चीज की मेंबरशिप्स लेना, बिजनेस टूल्स लेना। जब काम ही नहीं करोगे तो सारे खर्चे बंद। चौथा क्या, फ्यूल एंड कम्यूट। देखो ये खत्म तो नहीं होगा, कम जरूर हो जाएगा क्योंकि डेली ट्रैवल कम हो जाता है। आपको कुछ विजिट से करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम आप आराम करने में या घर में बिताएंगे तो ये सारे खर्चे कम हो जाएंगे। अब ऐसे खर्च देते शायद हमारे जीवन से वो खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि हम डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे आ चुके हैं। अब ऐसे कैटेगरी जो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। पहला है चिल्ड्रन के एजुकेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अब उनके खर्चे खत्म। स्कूल की फीस हो गई, कोचिंग के खर्चे हो गए, उनके हॉस्टल के खर्चे हो गए, भाई बहुत संतुष्टि मिलती है, ये सारे खर्चे खत्म। दूसरा है EMI, ज्यादातर लोग अपने लोन रिपेमेंट कर ही देते। रेंट, ज्यादातर रिटायरीज जो है वो अपने खुद के घर में रहते हैं तो रेंट का खर्चा भी बच जाता है और होम लोन जो है वो ज्यादातर खत्म हो जाता है। तो कह सकते हैं हमारी EMI का खर्चा खत्म हो गया, हमारा रेंट का खर्चा खत्म हो गया, बच्चों के स्कूल के खर्चे खत्म हो गए। ये कैटेगरीज एक्सपेंसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। अब हम पार्ट 4 पे चलते हैं, समरी फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। आपका रिटायरमेंट बजट फिक्स इनकम पर डिपेंड करता है, इसीलिए समझना जरूरी है कि आपके मंथली खर्चे कितने हैं। और कुछ खर्चे ग्रेजुअली रिड्यूस होते हैं, कुछ खर्चे बढ़ते जाते हैं, तो हमें वो खर्चा निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही कैलकुलेशन का बेस बनेगा कि हाँ अब हमने बता दिया कि इतने खर्चे तो मेरे लगेंगे। अब हर सप्ताह खर्चे पर निकाल रही है, अब इसके आगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो खर्चे की कॉस्ट आपने निकाली है वो आज की तारीख में निकाली है। अब सब जोड़ लिया आपने, आपको पता लगा कि आपको 50,000 रुपए लगेंगे, लेकिन 20 से 30 साल बचे आपके रिटायरमेंट में, तब ये 50,000 की वैल्यू 1.5 से 2 लाख रुपए बन जाएगी। तो सेकंड स्टेप होता है कि आपने जो खर्चा निकाला है उसको इन्फ्लेशन के साथ बढ़ा के देखिए, यानी कि फ्यूचर में जाके इस 50,000 की वैल्यू 20 से 30 साल बाद क्या होगी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रही हूँ। आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं कि मेरी जब भी आपका रिटायरमेंट हो उस हिसाब से क्या बनेगी। अगर हम मान लेते हैं आपका 50,000 का खर्चा है, 6% इन्फ्लेशन मानते हैं, 25 साल के बाद आपका रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है। तो आपका इस फॉर्मूले के थ्रू, जो अपने फॉर्मूला दिखाया, इस फॉर्मूले के थ्रू बन जाएगा 2.14 लाख। कितना बड़ा अमाउंट बन गया, 50,000 रुपए मंथली था, 2.14 लाख बन गया पर मंथ। चलिए अब अपन ने मंथली खर्चा निकाल लिया, अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3। अब ये जो एस्टिमेटेड मंथली इनकम नीडेड एट 60, खर्चे तो निकाल लिए, अभी पैसे लाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। जब आपको फ्यूचर का मंथली खर्चा मिल जाए उसको मल्टीप्लाई करो आप सबसे पहले 12 से। क्यों? क्योंकि एक महीने का खर्चा छोड़ ना 12 महीने का खर्चा होगा ना, साल भर का खर्चा निकालता है सबसे पहले। तो उससे अपन को मिल जाएगी कि हमें एनुअल इनकम कितनी चाहिए, यानी साल में हमें कितनी इनकम की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारे खर्चे जो हम निकालें ये मीट आउट हो पाए। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हम लोगों का मंथली खर्चा निकला था 2 लाख रुपए, तो 2 लाख को इंटू 12 कर लो, हो गया 24 लाख रुपए, यानी कि साल के आपको 34 लाख का खर्चा बनता है। 25 साल बाद तो आपको 24 लाख का पर ईयर का इनकम का जुगाड़ करना पड़ेगा आज की तारीख में। तो अब अपन चलते हैं स्टेप 4 पे, जो कि है डिसाइड रिटायरमेंट कॉर्पस। अब जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको निकालने के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो वर्ल्ड में फेमस है, जिसको हम बोलते हैं 4% रूल और 3% रूल। अगर जानना चाहते हैं इसको डिटेल में क्या है, कैसे निकलता है, तो आप आई बटन पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पे हमने डिटेल में समझाया। अब मान लीजिए कि आपका जो विड्रॉल रेट है वो 3% या 4% लेता है। अगर 4% लेते हैं तो 24 लाख को डिवाइड करते हैं हम 4%, तो बनता है 6 करोड़, यानी कि आपको 6 करोड़ रुपए चाहिए रिटायर होने के लिए। और अगर अपन 3% रूल मानते हैं तो आपको लगेगा लगभग 8 करोड़ रुपए। 24 लाख डिवाइड बाय 3% बनता है 8 करोड़, तो यानी कि आपको 8 करोड़ लगेंगे अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। देखिए आपने कैसे कैलकुलेशन से अपना रिटायरमेंट कॉर्पस निकाला है। हाउ टू अचीव रिटायरमेंट पर्पस, ये तो समझ में आ गया, इतने रुपए लगेंगे 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए, लेकिन आएंगे कहाँ से? इस क्वेश्चन का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आप अपने सबको सम अप कर दे। देखिए रिटायरमेंट गोल के लिए 4 स्टेप है। सबसे पहले आज का एक्सपेंस पता करो, फिर उसको इन्फ्लेशन से फ्यूचर कॉस्ट निकालो, फिर हम एनुअल इनकम नीड कैलकुलेट करेंगे, उसको सेव विड्रॉल से डिवाइड करेंगे ताकि अपना कॉर्पस का कैलकुलेशन निकल जाए। बस यही करना है आपको। अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल रेडी हो। फिर भी कोई सवाल है आपके मन में तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी इसका जवाब देने का। और अगर आप मुझसे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं और पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं अपनी क्वेरीज को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।